नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के हालात पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हम भाई रवीश कुमार के साथ उनके द्वारा किए गए एनालिसिस, उनके द्वारा दी गई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप पहले देखिए भाई रवीश कुमार को मेरे साथ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर आज शांति रही। युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत के बाद किसान नेताओं ने तय किया कि 2 दिनों के लिए दिल्ली कूच का अभियान स्थगित किया जाता है। इस दौरान वे आपस में विचार विमर्श करेंगे कि आगे बढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। शुभकरण छोटा किसान था, 2.5 एकड़ की जमीन बताई जा रही है और बाकी जमीन किराए पर लेकर खेती कर रहा था। ये किसी करोड़पति किसान का घर है। जो लोग इस आंदोलन को बड़े किसानों का आंदोलन बता रहे हैं, क्या वे शुभकरण के घर की हालत देखकर कुछ कहना चाहेंगे? अगर यह बड़े किसानों का घर है, तब खेतिहर और भूमिहीन किसानों की क्या हालत होगी? शुभकरण के माता पिता के बीच तलाक हो गया था। शुभकरण को उसके दादा ने बड़ा किया। शुभकरण पर उसकी 2 बहनों की भी जिम्मेदारी थी। वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था, अविवाहित था। गोली लगने से उसकी मौत की खबर ने किसान नेताओं को और उसके गांव के लोगों को सकते में डाल दिया है। शुभकरण के गांव के लोगों ने मांग की है कि उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, बहन को नौकरी मिले और उसके सारे कर्जे माफ कर दिए जाएं। पंजाब सरकार ने शंभू बॉर्डर पर आंखों के डॉक्टरों को भेजने का फैसला किया है, क्योंकि आंसू गैस और पैलेट गन के कारण आंखों को नुकसान हो रहा है। देखिए कितने आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पता चल रहा है कि 21 फरवरी का दिन यहाँ किस तरह से गुजरा होगा। दनादन आंसू गैस के गोले गिरते चले जा रहे हैं और किसान उन पर बोरियां फेंककर बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आंसू गैस के धुओं के कारण कई किसानों की तबीयत खराब होने की खबर है। आंसू गैस का हमला इतना जोरदार था कि किसानों की जेसीबी धरी की धरी रह गई। मीडिया जिसे फर्जी तरीके से मेकशिफ्ट टैंक बता रहा था, वह भी काम नहीं आया। किसान जहां तहां भागते नजर आए। मौके पर मौजूद पत्रकार अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे थे और सामने से भी दागे जा रहे थे। किसानों का पूरा दिन इधर उधर खुद को बचाते हुए भागते दौड़ते गुजरा है। खनौरी बॉर्डर पर कई किसानों ने आरोप लगाया है कि 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली को नुकसान पहुंचाया गया है। किसान अपने ट्रैक्टर दिखाकर बता रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से सुरक्षा कर्मी आए और उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया। हमारे पास उनके दावों की पुष्टि नहीं है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने दावा किया कि कई युवा किसानों का पता नहीं चल रहा है। हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी, पुलिस पर पत्थर चलाए। पुलिस का दावा है कि 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किसान दावा कर रहे हैं कि 177 किसान घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिसकर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। बर्बरता से ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा है। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है। खनौरी की हमारी घटना सामने आई तो हमने कहा इस समय इस हालात में वार्ता को
नहीं है, इसलिए हमने अब 2 दिन आगे के विश्राम कर लिया है और खनौरी के जितने भी इंजर्ड हैं, मिसिंग है, शहीद परिवार से मिलके और जिस तरह से सरकार बुलेट चला रही है हमारे ऊपर, उस सभी का विचार विमर्श करके सभी अपने यूनियन के और 2 बड़े फोरमों के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हम निर्णय लेंगे। इसमें देखिए जो हमने देखा, ये खालसा पंजाब के किसान जत्थेदार जो नेता हैं उनको सुनिए दवाई का क्या कह रहे हैं। उसको भी लूट कर ले गए और इधर लाइफ केयर फाउंडेशन के हमारे पास डॉक्टर बैठे, इनके कैंप के ऊपर भी शेलिंग की गई। मानना है भी कभी भी जहां प्रेस हो, जहां मेडिकल सेवाएं हो, कभी भी सरकार उनके ऊपर शेलिंग नहीं करती, तो उनको मालूम था सारा, इसलिए किया गया। किसान आंदोलन की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि शुभकरण की मौत की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए। अदालत से यह भी कहा गया है कि हरियाणा सरकार हाई कोर्ट को सारे आंकड़े उपलब्ध कराए कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस के कितने गोले दागे गए हैं। पुलिस इंडिस्क्रिमिनेट शेलिंग कर रही है, टीयर गैस डाल रही है और पैलेट गन यूज कर रही है, डायरेक्ट फायरिंग कर रही है, उसकी भी जांच हो सके, इसके लिए हमने जुडिशियल कमीशन की डिमांड की है। सेकेंडली हमारी डिमांड है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट और पैरामिलिट्री ये डाटा सरकार को प्रोवाइड करे कि कितने टीयर गैस शेल उन्होंने आज तक यूज किए हैं, कितनी पैलेट गन यूज की है, कितने राउंड फायर हुआ है, उस सारा डाटा दिया जाए हाईकोर्ट को। और हमने हाईलाइट किया कि जो ट्रैक्टर की वाली बात थी कि ट्रैक्टर कैसे यूज हो सकते हैं, तो हमने उसमें बताया कि ग्रीस, जर्मनी और कितने मुल्क हैं जो यूरोप के, वहां पे फार्मर सेम डिमांड को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब में कॉमन बात यह है कि वो ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ट्रैक्टर जो है किसान का दूसरा बेटा है, तो इसको लेके कोई इशू होना नहीं चाहिए। तीसरा हमने जो हाईलाइट किया कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो किसानों से बात करने को तैयार है, एट द सेम टाइम किसानों के जो सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए जा रहे हैं, जो सपोर्टर है उनके सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के IT सेल जो है वो बाकायदा एक विलिफिकेशन कैंपेन चला रहा है, जिससे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी सेपरेटिस्ट कह के, खालिस्तानी कह के एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिसका इम्पैक्ट हमने रिसेंटली देखा कि प्रोटेस्ट में बीजेपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वेस्ट बंगाल ने, उन्होंने एक IPS ऑफिसर को खालिस्तानी कह के कमेंट किया जस्ट बिकॉज वो टर्बन सिख था, तो हमने इंसिडेंट कोट किया है। तो हमने इन सबको कहा है कि हमें पंजाब पुलिस पे भरोसा नहीं है, इस केस की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से होनी चाहिए। इस मामले पर सुनवाई 29 फरवरी को होगी, लेकिन जिस तरह से 21 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर हालात बन गए थे, साफ पता चल रहा था कि संवादहीनता और अविश्वास ने किसानों और सरकार के बीच की खाई गहरी कर दी है। जब सरकार बातचीत का दावा कर रही थी, ट्वीट कर रही थी, प्रयास कर रही थी, तब तक शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोलों की बरसात कुछ कम भी की जा सकती थी, रोका भी जा सकता था। यह वीडियो चंडीगढ़ का है। इसमें आप संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दलों के नेताओं को देख रहे हैं। आज उनकी यहां बैठक थी और बैठक में शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। यह वही नेता है जिनके नेतृत्व में पिछली बार नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 के बीच किसान आंदोलन चला। श्री साथी अमर रहे, श्री साथी अमर रहे। इसी आंदोलन के दौरान 750 से अधिक किसानों की मौत हुई थी। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन से अलग है। वो किसानों की मांगों के साथ तो है, मगर इस आंदोलन के साथ नहीं। राकेश टिकैत की बात से भी लग रहा है कि पंजाब के किसान संगठनों ने अपने स्तर पर आंदोलन करने का फैसला ले लिया। ये लड़ाइयां लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था, उसी तरह से दिल्ली घिरेगी। और वो कितने दिन बाद में मान लेगी, वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको हो। हाँ जी, बताओ कहाँ जाओगे, ऐसे कैसे जाओगे? हाँ अभी रह रहे। हाँ पिछले समय तो सही हंजू गलत है, कार्रवाई करनी गलत है। और जितने भी हमारी लीडरशिप है उनको फ्रंट पर रह के बच्चों को रोकना चाहिए।
जहां एक बार स्टे हो गया वहां पर जमना चाहिए। अभी पिछले समय वही लंगर और वो डाल दें, सब जमे, और फिर जब बातचीत हो, जाना हो। भाई देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी, खास करके देखो पूरा देश पंजाब पर चलता है। हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा। पंजाब की 40 जत्थेबंदी है, ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे जब इतनी फोर्स थी तो आगे ऐलान नहीं करना चाहिए। अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है, तो सोनीपत में है, उधर है, यूपी में है, वे हैं, उनसे तो दिल्ली नजदीक है। यहाँ वाले तो पीछे रहे, पंजाब वाले तो आगे बहुत लोग हैं। लेकिन आपस की सहमति एक जगह बन जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इशू उन्होंने उठाए हैं, और पूरे देश में माहौल को राकेश जी कहते हैं पूरा साफ कर दिया। पंजाब के लोगों का खास करके धन्यवाद है इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का। लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया कि इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को सबको इकट्ठे होकर के क्या चलना होता अगर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ही आंदोलन चलता? संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने आखिर क्या हासिल किया? हम नहीं जानते कि गैर राजनीतिक मोर्चे को क्यों मजबूर होना पड़ा। आखिर जब दोनों पाले के लोगों की मांग एक ही है, 700 किसानों की जान पहले चरण के आंदोलन में जा चुकी है, तो क्या हर संगठन को एक साथ नहीं आना चाहिए था? बेशक संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के मुद्दे से समर्थन जता रहा है, मगर आंदोलन से दूर भी है। आज शंभूकरण की मौत के विरोध में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के संगठन ने हरियाणा में कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। चढ़ूनी नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के बीच के आंदोलन में सक्रिय नेता के रूप में देखे गए। उनके संगठन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, मगर इस बार वे अलग से हरियाणा के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि शंभू बॉर्डर और टोहना बॉर्डर पर जो हालात हैं वहां नजर नहीं आ रहे। इस बात को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की भी आलोचना हो रही है। आम किसान कंफ्यूज हैं कि उनकी मांगों को लेकर गंभीर कौन है, जो शंभू बॉर्डर पर जमा है या जो जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। यह वो मोर्चा है जिसके नेतृत्व में 1 साल तक आंदोलन चला था। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो अलग अलग किसान संगठनों से तालमेल बनाने का काम करेगी। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में औपचारिक रूप से उतरने जा रहा है, या आने वाले समय में जल्दी पता चल जाएगा? इस कमेटी में डॉक्टर दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहन, युद्धवीर सिंह, हन्नान मोल्ला और रमंदर पटियाला सदस्य होंगे। यही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा और 13-14 मार्च के आसपास दिल्ली में महापंचायत बुलाई जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ हत्या का मामला चलाने की मांग की है। 23 फरवरी को देश भर में काला दिवस मनाया जाएगा। इस प्रदर्शन में सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी हिस्सा लेने जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल हुई है कि किसानों का प्रदर्शन आम नागरिकों के जीवन और उनकी आजादी के लिए खतरा बन गया है, इसलिए उन्हें आगे जाने से रोका जाए। लेकिन इसी हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने घोषणा की है कि शुभकरण सिंह की मौत के विरोध में वकील शुक्रवार को काम नहीं करेंगे। बार एसोसिएशन ने पुलिस की जाब्ती को शुभकरण की मौत का जिम्मेदार माना है। BKU राजेवाल और कीर्ति किसान यूनियन ने टोल नाकों पर धरना प्रदर्शन किया। पंजाब में कई भाजपा नेताओं के घरों के बाहर भी प्रदर्शन चला है, घेराव चल रहा है। इसके अलावा कपूरथला और होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर भी प्रदर्शन हुए हैं। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जालंधर में मनोरंजन कालिया, फगवाड़ा में सोम प्रकाश, अबुहर में सुनील जाखड़ और अन्य नेताओं के घरों के बाहर प्रदर्शन हुए। कुछ नेताओं के घरों पर 17 फरवरी से ही प्रदर्शन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब में 59 जगहों पर हरियाणा सरकार की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। आज भी किसानों ने अपने प्रेस वार्ता में पंजाब पुलिस और सरकार की तैयारी और नीयत पर सवाल उठाए। पंजाब पुलिस ने एक और जो हरकत की है, जब कल हमको यहाँ से बुलाकर ये जो पुलिस चेक पोस्ट में मीटिंग के लिए बुलाया गया,
तो आपके भी साथी यहाँ पर मौजूद थे। कोई भी किसानों का व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, बावजूद उसके वहां से प्रोवोकेशन हुई, वहां से शेलिंग हुई। और जब हमने वहां पर अधिकारियों के आगे ये बात रखी कि ये ड्रोन, आप कह रहे थे कि ड्रोन या हरियाणा पुलिस हमारे क्षेत्र में नहीं आएगी, बावजूद उसके ड्रोन कल यहाँ पर दोबारा शेलिंग करके गया है। तो कहीं ना कहीं ये पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो आप बहुत वाहवाही लूट रहे हैं कि आप पंजाब के बेटे हैं, आप पंजाब के और किसानों के हक के लिए खड़े हैं, लेकिन ये जो कल जो 2 घटना हुई है, कैसे पंजाब की टेरिटरी में घुसकर कोई अन्य फोर्स ऑपरेशन करती है या कोई भी एक्टिविटी करती है, तो क्या इससे मान लिया जाए कि पंजाब पुलिस इसमें पार्टनर है, भागीदारी है? दूसरी बात, राजपुरा में और यहाँ के सराउंडिंग एरियाज में पंजाब, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, पंजाब पुलिस ने गांव-गांव में अनाउंसमेंट की है कि आप लंगर भी मत लेके जाइए, और काफी लोगों को पीछे रोक दिया गया। ऐसा ही पातड़ा और खनौरी में भी हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि शुभकरण मामले में जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR की जाएगी। उधर केंद्र सरकार किसान आंदोलन से अपने तरीके से लड़ रही है, उस पर भी गौर करना चाहिए। सड़कों को बंद कर दिया गया, कांटे बिछा दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, किसानों से बातचीत भी चलती रही, मगर अखबारों में किसानों से जुड़ी योजनाओं के विज्ञापन भी आने लगे हैं। इन गतिविधियों से यही लगता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ किसान हैं, मगर ज्यादातर किसान उनके ही साथ हैं। शायद सरकार ऐसा बताने की कोशिश कर रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुग्ध उत्पादन से जुड़े 1.25 लाख किसानों को संबोधित किया। इतना बड़ा जमावड़ा इसी बीच कर लिया गया, यह भी हैरत की बात है। मौका था गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का स्वर्ण जयंती समारोह। गुजरात के 18,000 से अधिक गांवों से दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को यहां बुलाया गया। अगर शंभू बॉर्डर पर जमा किसानों की भीड़ किसानों की लग रही थी, तब फिर इसे आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के लिए अन्नदाता के भी कई वैरायटी हैं। पंजाब वाले अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं, तो गुजरात वाले अन्नदाता नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिठाए गए हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। पहले केंद्र में जो सरकारें रही, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। शंभू बॉर्डर पर तो इसी बात को लेकर किसान जमा है कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, इसलिए MSP की गारंटी दीजिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने ही कमेटी बनाने की बात की, जिस कमेटी का 19 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए, गुजरात के स्टेडियम में प्रधानमंत्री अन्नदाताओं को संबोधित कर रहे हैं, अन्नदाताओं का आह्वान कर रहे हैं, मगर उन्हीं अन्नदाताओं का एक बड़ा हिस्सा शंभू बॉर्डर और खिनौरी बॉर्डर पर जमा बैठा है। वो कई तरह के आंसू गैस के गोलों का सामना कर रहा है, मगर उनकी मांगों पर उन्हें आश्वासन देने के लिए, भरोसा देने के लिए गुजरात के अन्नदाताओं के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और दूसरे राज्यों के अन्नदाताओं को भरोसा नहीं देते हैं। तो एक तरह से शंभू बॉर्डर पर जहां किसान अपनी जिंदगी बेहतर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका जिक्र गुजरात में नहीं करते। गुजरात जाकर किसानों को, दूसरे प्रकार के किसानों को सपने दिखाते हैं। यह सही है कि खेती किसानी में केवल अनाज का उत्पादन नहीं होता, पशुपालन भी है, दुग्ध उत्पादन भी है, मछली पालन भी है और मधुमक्खी पालन भी है, और इन सभी से लाखों किसान जुड़े हैं। अगर अनाज के उत्पादन से जुड़े किसान अपनी मांगों को लेकर उठेंगे, तो क्या मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों को जमा किया जाएगा? यह सब दिखाने के लिए कि सारे किसान विरोध में नहीं हैं, सारे किसान सड़क पर नहीं हैं। किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार को भी यही करना चाहिए? सड़कों पर कांटे गाड़ दिए गए, सीमेंट की दीवारें बना दी गई। शक्ति प्रदर्शन की इच्छा क्या इससे पूरी नहीं होती?
पिछली बार भी यही सब किया गया था। आप याद कीजिए, जब किसान सड़कों पर बैठे, महीनों धरने पर बैठे, तब नए नए तरीके के संगठनों के किसानों को बुलाकर उन्हें असली किसान के रूप में दिखाया जा रहा था। सरकारी योजनाओं का प्रचार शुरू हो गया था। यही सब इस बार भी हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब हम एक दूसरा वीडियो आपके सामने लाते हैं। रवीश कुमार ने ट्विटर पर जो देखा और वो जनता को दिखाया, वो शायद किसी गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है। ट्विटर ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि भारत सरकार उसको कुछ अकाउंट बंद करने के लिए कहती है, तो उसने स्पष्टीकरण कर दिया अपनी साइट पर जाकर के। तो ये भी हम आप भाई रवीश कुमार के साथ देखेंगे। देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत सरकार के नोटिसों से ट्विटर लगता है चिढ़ गया है। ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा लोगों के अकाउंट बंद कराने से ट्विटर तंग आ चुका है। इसलिए आज उसने यह बात सार्वजनिक कर दी ताकि लोग यह बात समझ जाएं कि ट्विटर खुद से ऐसा नहीं कर रहा है। ट्विटर ने बता दिया कि जेल भेजने का डर दिखाकर, जुर्माना लगा देने का डर दिखाकर उससे ये अकाउंट बंद करवाए जा रहे हैं। अगर सरकार ही अकाउंट बंद करने के लिए कहेगी तो उसे कानून का पालन करना पड़ेगा, लेकिन ट्विटर इस तरह की कार्रवाई से सहमत नहीं है। ग्लोबल लेवल पर इससे भारत की छवि क्या बेहतर होने जा रही है कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां किसान आंदोलन का वीडियो डालने पर, ट्वीट करने पर और सरकार से सवाल पूछने पर लोगों के अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। क्या यह छोटी घटना है कि एक कंपनी पूरी दुनिया को बता रही है कि भारत सरकार उससे ऐसा करवा रही है जिस काम से वह खुद सहमत नहीं? क्या आप तब भी नहीं देखेंगे कि किन खातों को बंद किया जा रहा है और ऐसा करना सही है या नहीं? क्या इसका बचाव करने के लिए भी आपके पास तर्क हैं? जब भी किसी का अकाउंट बंद होता है, हल्ला मच जाता है कि ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन ट्विटर ने आज सभी को बता दिया कि वह बंद नहीं करना चाहता है। ट्विटर का एक अकाउंट है ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स, जहां से उसके आधिकारिक बयान ट्वीट किए जाते हैं। इस पर आज ट्विटर ने अपना पक्ष पोस्ट कर दिया और कहा कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी कर एक्स यानी ट्विटर को कुछ खास अकाउंट और पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जेल हो सकती है और भारी जुर्माना लग सकता है। इन आदेशों का पालन करते हुए हमने इन अकाउंट और पोस्ट पर रोक लगा दी है, वह भी केवल भारत में। हम इस तरह की कार्रवाई से असहमत हैं और मानते हैं कि ऐसे पोस्ट पर भी अभिव्यक्ति की आजादी लागू होनी चाहिए। अब आप बताइए, इसके बाद क्या बच जाता है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी दुनिया भर के सामने यह बात बता रही है कि उससे डर दिखाकर वो काम कराया जा रहा है जिससे वह सहमत नहीं। कंपनी कह रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी ट्विटर अकाउंट को मिलनी चाहिए और सरकार बंद कराने में लगी है। क्या अब जेल और जुर्माने का भय दिखाकर सोशल मीडिया पर लोगों को बोलने से रोका जाएगा? क्या इसमें भी भारत की जनता को कुछ गलत नहीं दिख रहा? गोदी मीडिया में सरकार से कोई सवाल नहीं, केवल भक्ति है, भजन है। मीडिया में आप अपनी बात रख नहीं सकते तो लोग कहां जाएंगे? क्या लोगों ने चुप रहने की आदत डाल ली है, समझौता कर लिया है? उन्हें इसके खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। एक ग्लोबल लेवल की कंपनी को भारत सरकार नोटिस भेजकर अकाउंट बंद करवाती है। क्या सरकार नहीं सोचती होगी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? क्या प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है, केवल सत्ता और कुर्सी रहनी चाहिए? एक कंपनी के कर्मचारी की निगाह में सरकार की क्या प्रतिष्ठा रह जाती होगी जब उन्हें सिर्फ आदेश का पालन करना पड़ता होगा और किसी नौजवान का ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ता होगा? ट्विटर ने अपने पोस्ट में यह भी लिख दिया है कि हम इस राय पर कायम हैं। हमने कोर्ट में याचिका भी दायर की है जो अभी लंबित है। इसमें भारत सरकार के ब्लॉक करने के आदेशों को चुनौती दी गई है। हमारी नीति है कि हम जिनके अकाउंट पर रोक लगाते हैं उन्हें सरकार के नोटिस की जानकारी देते हैं। कानूनी कारणों से हम सरकार के आदेश को प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन हम मानते हैं कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है। अगर यह नहीं बताया जाए तो फैसला लेने में मनमानी होने लगेगी और जवाबदेही नहीं रहेगी। ट्विटर का यह पोस्ट पढ़कर
किसी को भी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमारा देश कहां पहुंच गया है। क्या आपको लगता नहीं कि इससे सरकार की दुनिया भर में छवि खराब होगी? आज ये कंपनी अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में भारत सरकार की इन हरकतों पर सवाल उठा रही है। उसने जो किया वही सही रास्ता है। किसी की आवाज दबाना गला दबाने के जैसा है, हत्या के समान है। इस अपराध बोध को एक कंपनी ढो नहीं पा रही होगी। उसे भी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, अब और नहीं। तो क्या भारत सरकार में बैठे अफसरों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हो चुका है, रुकना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को याद नहीं कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में क्या बोला था? जब वे बहस और चर्चा को लोकतंत्र के लिए जरूरी मानते हैं, तब फिर उनकी सरकार इस तरह से लोगों के अकाउंट बंद कराने में क्यों लगी है? खासकर ऐसे लोग जो उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जन आंदोलनों पर रिपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज द आइडिया अमेरिका में बोलते हुए वेलकम्स डिबेट एंड डिस्कोर्स। डेमोक्रेसी is a culture that gives wings to thought and expression. जिस भी वाइज मैन ने प्रधानमंत्री मोदी को यह कहा था, उस वाइज मैन को खोजा जाए, खोज कर लाया जाए, ताकि वही वाइज मैन प्रधानमंत्री को उनकी बात याद दिला सके कि पत्रकारों, किसानों के ट्विटर अकाउंट बंद करना सही नहीं है। दुनिया भर में ये बात छप रही है और ट्विटर के पोस्ट के बाद छपेगी। फिर भी आप कहेंगे कि भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। फादर ऑफ पावर को पावर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कितने लोगों का अकाउंट बंद किया जाएगा? ट्विटर ने आज हम सभी को छोटा कर दिया। एक कंपनी कह रही है कि ये बहुत ज्यादा है और हम हैं कि अपनी चुप्पी में इन गलतियों को समेटकर सनातनी गौरव खोज रहे हैं। ट्राइबल आर्मी के हंसराज मीणा को 6.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पर। वे लगातार जनजातीय समाज के मुद्दों को उठाते रहे हैं, राजनीति और लोकतंत्र के जरूरी मुद्दों पर बोलते रहे हैं, लेकिन उनके खाते को बंद कर दिया गया। हंसराज मीणा के पक्ष में प्रकाश आंबेडकर ने भी ट्वीट किया है और हंसराज के खाते को बहाल करने की मांग की है। ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया गया, मगर कुछ सफलता नहीं मिली। इसी तरह पिछले 10 दिनों में से अपील करते हैं कि हंसराज मीणा का ट्विटर हैंडल खोला जाए, किया गया है, रोका गया है। आम जनता के पास उनकी आवाज रोकने से पहले उसे नोटिस भेजकर बता देता है कि भारत सरकार ने आपके खाते के खिलाफ नोटिस भेजा है, इसलिए अब यह ट्वीट भारत में नहीं दिखेगा। मगर आज ट्विटर ने यही बात पूरी दुनिया को बता दी कि लोग खुद भी देख लें कि भारत सरकार क्या कर रही है। ट्विटर खुद से खातों को बंद नहीं कर रहा, सरकार करवा रही है। अगर भारत सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो वह जेल भेज देगी और जुर्माना लगा देगी। इसी तरह किसान आंदोलन के नेता सरकार से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें खबर मिलती है कि उनके खाते बंद करा दिए गए हैं। सरवन सिंह पंढेर, सुरजीत फूल, तेजवीर सिंह अंबाला, रमनदीप सिंह मान, हरपाल संघा, अशोक दनौदा के अकाउंट बंद कर दिए गए। जिनसे सरकार बात कर रही है उनके भी खाते बंद करवा देती है। यही नहीं, 21 फरवरी को जब किसान मजदूर मोर्चा के नेता दिल्ली कूच की बात कर रहे थे, उस वक्त कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ट्वीट करते हैं कि सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन जिन नेताओं के लिए यह ट्वीट किया गया था उनके तो अकाउंट ही बंद कर दिए गए थे। वे चीख रहे थे कि उनके असली अकाउंट बंद करा दिए गए हैं। नकली अकाउंट खोलकर उन पर अनाप शनाप लिखा जा रहा है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। देखिए, हमारे फेसबुक अकाउंट, ट्विटर हैंडल बंद किए गए हैं। हमारे नाम पर जितने भी लीडर्स हैं, फेक अकाउंट, फेक फेसबुक आईडियां खोलकर पोस्टें डाली जा रही हैं। हम कृपया आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे पूरे देश को कि उन पे यकीन मत करें। हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे फेसबुक पेज बंद पड़े हैं और डुप्लीकेट चीजें जाके भड़काई सामग्री सरकार के द्वारा डाली जा रही है और यहाँ शरारती तत्व सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। हम इस सभी को इस मोर्चे की रक्षा करने पड़ेगी और इसको पीसफुली ढंग से चलाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया किसानों को किस तरह से पेश कर रहा है। किसानों को अगर अपनी बात रखनी हो तो वे कहां जाएंगे? बाजार में जो उगाते हैं उसकी कीमत नहीं है और सरकार से जब बोलने जाते हैं उस आवाज के लिए कोई मंच नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन के दौरान 177 अकाउंट बंद किए गए हैं। इनमें वो पत्रकार भी हैं जो अपने YouTube चैनल के लिए रिपोर्ट कर रहे थे, किसानों की बात गांवों तक पहुंचा रहे थे। इन पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट भी बंद किए गए। लोग लिखे नहीं, उससे पहले ही उनके खाते बंद कर दिए जा रहे हैं। ट्विटर ने भी एक रास्ता निकाल लिया है, वो केवल भारत में दिखना बंद कर रहा है। बाकी इनके पुराने ट्वीट दूसरे देशों में देखे जा सकते हैं। मनदीप पुनिया लगातार किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस बार आंदोलन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनका अकाउंट बंद करवा दिया गया, इसलिए मनदीप किसी और के अकाउंट पर अपनी रिपोर्ट डालते हैं। 21 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर हुए टकराव का पूरा ब्यौरा रात 10 बजे ट्विटर पर पोस्ट किया है। मनदीप पुनिया वो पत्रकार हैं जिन्होंने पिछले किसान आंदोलन के दौरान जेल में भी अपने पैरों पर रिपोर्ट लिखी और बाहर आकर छापी। प्रेस फ्रीडम का हाल यह है कि किसानों के प्रेस ग्रुप पर रोज सवाल किया जाता है कि आज किस किस का अकाउंट बंद हुआ। बात सिर्फ ट्विटर अकाउंट की नहीं है, पत्रकारों के फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट भी बंद करवाए जा रहे हैं। सरकार बिना किसी कारण, बिना किसी तथ्य या असल खतरे के लोगों के पेट पर लात भी मार रही है। उसमें एक नोटिस आ जाता है जिसपे लिखा होता है दिस अकाउंट हैज बीन विथहेल्ड परसुएंट टू अ लीगल डिमांड और डायरेक्शन इन योर कंट्री। तो हमें यह समझना चाहिए कि ये डिमांड क्या है और ये डायरेक्शन क्या है। इसमें एक शक्ति है जो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जिसे ब्लॉकिंग डायरेक्शंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बोली जाती है। पर जिस तरीके से इसको सरकार ने इस्तेमाल किया है, मेरे हिसाब से गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसमें कोई भी नेचुरल जस्टिस नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी किसान आंदोलन के नेता हैं, जो भी पत्रकार हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने की कोई भी अवसर नहीं दिया गया है, जबकि और उनको ये ऑर्डर भी नहीं दिया गया है कि क्या रीजंस हैं, क्या मतलब सरकार ने क्या पाया, कौन सी ट्वीट उनकी इलीगल उन्होंने पाई जिसके वजह से उनका पूरा अकाउंट बंद कर दिया गया। मेरे हिसाब से इसके वजह से ये हमारा जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वीडियो लंबा है थोड़ा सा। हमने रवीश भाई के 2 वीडियो आपके सामने रखे हैं, तो आप देखिए और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सीमित कर सकते हैं, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि सरकार बोल सकती है कि हम सेंसरशिप लाएंगे, पर उसको करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक संवैधानिक तरीके से करनी चाहिए, जिसमें दूसरे व्यक्ति जिसको आप कुछ बोलने नहीं दे रहे उसको एक लीगल अपॉर्चुनिटी, एक फुल फ्लेजेड हियरिंग, नेचुरल जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें दी जाए। और इसमें एक और चीज है जो हमें देखनी चाहिए, जिसमें जो आम जनता है उसको भी इससे काफी सूचनाएं मिलती है, उसको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) इज वायलेटेड बिकॉज ऑफ दीज ट्विटर अकाउंट्स बीइंग ब्लॉक्ड। तो मेरे हिसाब से तभी ट्विटर ने इस पे अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश करी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो भारत सरकार के इन आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनका पालन करेंगे, पर वो ये आदेश किसी तरीके से लीगली चैलेंज भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक अपील डाली गई है। और अगर हम देखें सेक्शन 69A और ये ब्लॉकिंग शक्ति का दुरुपयोग किसानों के खिलाफ ही नहीं हो रहा, पत्रकारों के खिलाफ भी काफी हो रहा है, जिसमें कैरावैन का एक पूरी न्यूज स्टोरी को ब्लॉक किया गया है और कैरावैन ने इसमें स्टेटमेंट डाली है कि वो भी इसको हाई कोर्ट में एक अर्जी डाल के इसको लीगली कंटेस्ट करेगी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मुक्त और जीवंत प्रेस लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था। आप देखिए भी कि आज के दौर में सोशल मीडिया बातचीत और सूचनाओं के आदान प्रदान का सक्रिय माध्यम बनकर उभरा है। इसके कारण प्रेस की आजादी में और जान आई है। क्या लिखते समय प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान नहीं रहता या परवाह ही नहीं होती कि जो लिख रहे हैं उस पर आगे चलकर अमल भी करना है? 5 साल बाद उन्हीं की सरकार इस जरूरत और जान को कुचल रही है और एक ग्लोबल कंपनी पूरी दुनिया को यह बात बता रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को भारत का पहला सोशल मीडिया पीएम लिखा था।
बीबीसी और अन्य जगहों पर यह रिपोर्ट भी हुआ। अप्रैल 2023 में उसी ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क बीबीसी को इंटरव्यू देते हैं। कहते हैं कि भारत में सोशल मीडिया को लेकर जो कानून है काफी सख्त है। हम भारत में कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हमारे पास यह विकल्प हो कि हमारे लोग जेल जाएं या कानून का पालन करें तो हम कानून का ही पालन करेंगे। आज उसी पीएम के कार्यकाल में सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है सबके सामने है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा? इस इंटरव्यू को 1 साल भी नहीं हुए, इलॉन मस्क की कंपनी ने दुनिया को फिर से बताया है कि जेल और जुर्माना का डर दिखाकर इस तरह के आदेश जारी कर लोगों के खाते बंद करवाए जा रहे हैं। हम इस तरह की कार्रवाई से बिल्कुल सहमत नहीं है। फिर भी ऐसा करना पड़ रहा है। यह केवल अभिव्यक्ति पर हमला नहीं है बल्कि जीने के अधिकार पर भी हमला है। कोई पत्रकार YouTube के जरिए अपनी आजीविका भी चलाता है। भूखे रहकर पत्रकारिता नहीं हो सकती। जब आप उसका YouTube चैनल बंद करा देते हैं, ट्विटर अकाउंट बंद करा देते हैं तो उसकी आजीविका पर भी हमला करते हैं। क्या हमारा देश इस स्तर पर आ गया है कि 2-4 लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हें भूखा मार दिया जाए? ऐसा कर दिया जाए कि उन्हें कोई नौकरी ना दे, वे सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता से अपना घर न चला सकें? क्या लोग इसे भी सही मानते हैं? इसमें भी किसी को खुशी मिलती होगी? इंटरनेट पर पारदर्शिता और बराबरी की वकालत करने वाले वकील अपार गुप्ता ने लिखा है कि यह प्री सेंसरशिप है, यानी कुछ होने से पहले ही सेंसर कर दो। पिछली बार जब मीडिया किसानों की बात ठीक से नहीं रख रहा था तब किसानों ने ट्विटर पर अपना अकाउंट खोला, अपनी बात रखी, अपने बयानों को सही तरीके से रखा, अपने बयानों की प्रेस रिलीज ट्विटर के अकाउंट से जारी की, पुलिस की ज्यादतियों को भी जनता के सामने रखा, हर झूठ का मुकाबला किया। मगर इस बार जैसे ही ट्विटर के जरिए किसानों का पक्ष जनता के बीच पहुंचने लगा, उनके खाते बंद किए जाने लगे। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में किसान जमा हैं, उनके नेता अपनी बात ट्विटर पर नहीं कह सकते। मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए, वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद कर दिए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है। अजय लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। ट्विटर के लिए भारत अमेरिका और जापान के बाद सबसे बड़ा बाजार है। किसान आंदोलन के पहले चरण में भी अनेक अकाउंट बंद किए गए थे। कैरमा पत्रिका का भी अकाउंट बंद हुआ था। उस समय सरकार ने कई अकाउंट को खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान से चलने वाला बताया था। ट्विटर ने तब भी सरकार की सारी बात मानी थी। कुछ समय के बाद ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने राज खोल दिया कि किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने कई सारे अकाउंट को बंद करने के लिए कहा, धमकी दी थी कि भारत में ट्विटर बंद करा देंगे। जब इलॉन मस्क से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी धरती पर अमेरिका लागू नहीं कर सकते, ट्विटर के पास कोई विकल्प नहीं, उसे स्थानीय सरकार की बात माननी पड़ेगी। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो वे बंद कर देंगे। तो ये हालत हो गई है अभिव्यक्ति की आजादी की। सरकार के खिलाफ बोलिए, सवाल कीजिए, आपके अकाउंट पर बंदी की तलवार लटका दी जाती है, अकाउंट विथहेल्ड कर दिया जाता है, बंद भी कर दिया जाता है। यह मामला भारत सरकार और ट्विटर के बीच का नहीं है, यह जनता और सरकार के बीच का मामला है। ट्विटर को बार बार नोटिस भेजकर सरकार ने जता दिया है कि उसे किसी प्रकार के जन दबाव का फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबल छवि की चिंता नहीं कि भारत की छवि दुनिया भर में खराब हो जाएगी। आप किसी को बोलने लिखने से रोकेंगे तो जाहिर है आपकी छवि अच्छी नहीं होगी, मगर यह सब आपकी ही आंखों के सामने किया जा रहा है। सरकार हर दिन एक एक कदम से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। अब तो अभिव्यक्ति के साथ साथ आजीविका पर भी हमला हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश भाई। आपको भाई रवीश कुमार के साथ ये एनालिसिस कैसा लगा? हमने 2 वीडियो एक साथ जोड़े, किसान आंदोलन का वीडियो और ट्विटर ने जो अकाउंट बंद किए हैं और उस पर अपना स्पष्टीकरण अपनी साइड पर डाला है उसके बारे में। आपको ये सब कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।